हे एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो करेंटली अभी चैप्टर चल रहा है वो है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली है। और लास्ट की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंस्पिरेशन इनहेलेशन जिसको कहते हैं वो किया था। उसके बाद एक्सपिरेशन जिसको एक्सहेलेशन किया था, उसकी सारी स्टेप्स लिखी थी हमने। जितने भी स्टेप्स थे उसको मैंने कहा था कि अच्छे से उसको हमें याद रखना है। फिर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी, उसको जो है उसको भी फिनिश कराया था, जिसके अंदर मैंने आपको टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है इसको भी पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है इसमें ये बनती है बाय द एडिंग ऑफ द डिफरेंट जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है उसको ऐड करके रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बनती है। इसमें आता है सबसे पहले इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल, रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, और एक जो था वो हमारा बच गया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी लास्ट वाली क्लास में हो रखी है ऑलरेडी, तो आप उसको जा करके पहले देख लीजिए, फिर आप इस वाले लेक्चर को अटेंड करिएगा। आज की जो क्लास में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है इसके आगे और होने वाली है, तो आप जो है इसको मेरे साथ ही देखिए। तो आज की जो लेक्चर है हमारी वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है टोटल लंग कैपेसिटी से, जिसमें कैपेसिटी का एक बच गया था। टोटल लंग कैपेसिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। टोटल लंग कैपेसिटी वो होता है दैट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। जब फोर्सफुली इंस्पिरेशन हम कर रहे हैं उस दौरान जो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी लंग्स के में मतलब बच जाता है उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। मतलब इंस्पिरेशन कर रहे हैं उसके बाद जो हमारी लंग्स के अंदर जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा बच जाता है उसको ही हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। अब ये क्या क्या चीज़ को कितनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो कैपेसिटी वॉल्यूम्स हैं उसको मिला के बनता है, दैट इज आरबी, ईआरबी, टीबी और आईआरबी, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टीबी यानी कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और वीसी प्लस आरबी जो है इसको भी ऐड करके हमारा टोटल लंग कैपेसिटी बन सकता है। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम तो हमें पता ही है कि कितनी कितनी होती है, तो अगर हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पे आ गया तो हम इसको भी ऐड करके बना सकते हैं। बस हमें याद क्या रखना है कि जो भी स्टेटमेंट हमें दे रखा है वो हमें याद रखना है, और उसका किस चीज़ से मिल करके वो बनता है वो हमें याद रखना है। बाकी कैलकुलेशन तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी इतनी बार हम देख लेते हैं कि हमें याद हो जाता है। अब इसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा कि जो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम होता है उसको मतलब मेजरमेंट के लिए मैंने आपको बताया था, जो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो कि मेजर किया जाता है स्पायरोमीटर से, इंस्ट्रूमेंट होता है। लेकिन जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है जो कि हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होता है, ये तो कैलकुलेट हो नहीं सकता, ये हमेशा बचता है हमारे लंग्स में, तो इसको जो है रेसिडुअल वॉल्यूम जो है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है स्पायरोमीटर से। ठीक है, इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस की एक्सचेंज कैसे होती है? तो सबसे पहली जो एक्सचेंज होती है वो एल्वेलाई और हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है उसके बीच में एक एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है। जो दूसरी एक्सचेंज हमें देखने को मिलती है वो टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में होगी। तो पहली एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, इसके बाद टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के बीच में। तो दो तरह की गैसेस एक्सचेंज हमें देखने को मिलती है। अब गैसियस एक्सचेंज जो होती है वो डिपेंड किस पे करती है ये भी हमें याद रखना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। पहली चीज जो हमारी गैसियस एक्सचेंज डिपेंड करती है वो थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था, जो हमारी ये होती है एल्वेलाई, इसके बाद जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद जो इंडोथेलियम होती है ब्लड कैपिलरीज की, ये हमारी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होती है जो कि ये तीनों से मिलके बनती है। तो इसकी जो थिकनेस होती है इस पर भी डिपेंड करती है कि गैसियस एक्सचेंज कितनी रैपिडली होगी या कितनी अच्छी से होगी। तो थिकनेस जो होता है, अगर थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो उसकी गैसियस एक्सचेंज कम होगी। तो ये रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस और गैसियस एक्सचेंज। अगर थिकनेस कम रहेगी तो गैसियस एक्सचेंज ज़्यादा होगी। तो इसको हमें याद रखना है कि थिकनेस पे डिपेंड करती है। दूसरी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे है, जितना ज़्यादा सॉल्युबल होगा गैस उतनी अच्छी गैसेस एक्सचेंज होगी। तीसरी जो होती है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर भी। जो जितनी ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होती है गैस की उतनी ज़्यादा उसकी गैसेस एक्सचेंज होगी। मान लेते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारा ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, लेकिन जिसकी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होती है, जिसकी अमाउंट जो होता है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो उसकी ही गैसेस एक्सचेंज अच्छे से हो पाती है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस प्रेजेंट इन द एयर। मतलब एयर के अंदर बहुत सारे अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन जो टोटल प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है एक सिंगल इंडिविजुअल गैस के द्वारा, जितना ज़्यादा वो प्रेशर लगा रहा होता है, अगर वो मैक्सिमम जो गैस लगाएगा उसकी पार्शियल प्रेशर उतनी ज़्यादा हो जाती है।
इसके बाद जो है ये वाले टॉपिक हमें बहुत अच्छे से समझना है। ये होता क्या है आखिर, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसकी पार्शियल प्रेशर जो है, मतलब अगर हम ऑक्सीजन की बात कर ले, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, जिसकी क्वांटिटी और डिफरेंट वैराइटीज ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। लेकिन हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की बात कर ले, जो कि हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन कर ले इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो अगर हम ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर की बात करें एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में होता है हमारा 159 और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड की हो जाती है 0.3। ठीक है, तो और हमेशा जो है गैसेस की जो मूवमेंट होती है, डिफ्यूजन जो होती है, इसकी डिफ्यूजन होती है फ्रॉम द हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर में। अब इसकी लो पार्शियल प्रेशर जहाँ होगी वहीं पे आएगी। मतलब सबसे पहले क्या होता है, इनहेलेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड रिच एयर, उसमें सारे अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजनेटेड एयर ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि O2 रिच एयर ज़्यादा है, इसलिए हम इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर जो है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की ज़्यादा है, 159 है। तो उस एयर को हम लेंगे, कहाँ लेंगे, एल्वेलाई में। वो एयर हमारा कहाँ आएगा, हमारी लंग्स में, यानी कि एल्वेलाई में जितनी सारी मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करके हमारी एल्वेलाई तक आती है। अब एल्वेलाई में क्या होना चाहिए कि पार्शियल प्रेशर बाहर ज़्यादा है और इंस्पिरेशन कर रहे हैं। इंस्पिरेशन तब होगी जब हाई से लो जाएगी, यानी कि बाहर 159 थी तो अंदर एल्वेलाई के अंदर उससे कम होनी चाहिए, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो होती है एल्वेलाई में वो 104 होती है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर होती है वो 40 होती है। ठीक है, इसके बाद जो होती है यहाँ पे एल्वेलाई के अंदर जो होता है, इसके बाद एल्वेलाई से हमारा ब्लड वेसल, उसके बाद एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज मैंने आपको बताया था, इन दोनों के बीच में गैसेस एक्सचेंज होगी। एक्सचेंज में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी, जिसकी मतलब सबसे पहले एयर जो होगा यहाँ से एल्वेलाई से कहाँ आएगी, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिलेगी ब्लड कैपिलरीज में। और यहाँ पे इसकी पार्शियल प्रेशर, यानी कि ऑक्सीजन की जो पार्शियल प्रेशर होगी वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए एल्वेलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो पार्शियल प्रेशर हो जाती है वो 95 हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसकी 40 रहती है। ठीक है, सेम रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, दैट इज द 95 रहेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा वो जाता है टिश्यू में। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारा टिश्यू में जाएगा। टिश्यू में जो होता है ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर हमारी 40 रहती है, वो 95 से 40 हो जाती है, हाई टूल हो जाएगी। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसकी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 40 से क्या हो जाता है, यहाँ पे 45 हो जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे डीऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसकी पार्शियल प्रेशर 40 है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो है 45 है, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ब्लड कैपिलरीज में जाएगी और ब्लड कैपिलरी से वापस कहाँ जाएगी, एल्वेलाई, और एल्वेलाई से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है हमारा कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाएगा। तो ऐसे इस तरह से हमारा क्या प्रोसेस चलता है, मतलब एक्सचेंज चलता है बिटवीन द एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में, फिर टिश्यू और फिर ब्लड कैपिलरीज के बीच में, ऐसे हमारा एक्सचेंज चलता है। पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो हमारे टिश्यू तक जाएगा, हमारे टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगी, वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी वो वापस से ब्लड वेसल से फिर एल्वेलाई, एल्वेलाई से फिर एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाता है। तो ऐसे चलती है हमारी। इसके बाद हम गैसेस की ट्रांसपोर्ट की बात कर ले। अब हमारा दो गैसेस है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमें अच्छे से देखना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले। ऑक्सीजन जो होती है इसमें 97% ऑक्सीजन जो होती है ये हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा, उसके साथ मतलब आरबीसी जो होता है उसकी जो खाली स्पेस होती है उसमें पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि रेड कलर का एक पिगमेंट है जो हमारे आरबीसी के अंदर, उसको कलर्ड पिगमेंट जो होता है, मतलब आरबीसी जो है वो कलर्ड है। अब कलर्ड है बिकॉज ऑफ दैट हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर का होता है। तो उसी हीमोग्लोबिन जो है इसके साथ ऑक्सीजन जो है वो बाइंड करता है। ये 97% ऑक्सीजन जो है यहाँ बाइंड कर जाता है और बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% जो है वो डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा में, थ्रू प्लाज्मा जो होता है उससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ले तो ये यहाँ पे याद रखने वाला है कि 70% जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, यानी कि HCO3 के फॉर्म में, 20 से 25% जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर जाएगा, जिसको यहाँ पे अगर बाइंड कर रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहेंगे। और 7% जो होता है वो डिजोल्व हो जाता है थ्रू इन द प्लाज्मा में, डिजोल्व होके ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को। तो जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होती है उसमें सबसे पहले हमारी एल्विलाई की बात कर ले
तो एल्विलाई जो है यहाँ पे हमारी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कितनी है 104, मैंने आपको बताया था क्योंकि एटमॉस्फेयर में 159 है और यहाँ पे है 104 और 0.3 बाहर था और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे कितना है 40 है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा ब्लड कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स जो है इसके अंदर हमारा आएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इसकी पार्शियल प्रेशर दे रखी है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड की दे रखी है 45। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो ट्रांसपोर्ट होनी है वो कैसी होनी है, 3% जो है प्लाज्मा में घुल करके और 97% जो है वो हीमोग्लोबिन जो है हमारा जो कि रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उस के साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा 97% बाइंड करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। अब क्या होता है यहाँ पे रिएक्शन कैसे चलती है कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा एल्विलाई पे, मतलब लंग्स की जो एल्विलाई होती है वहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ वो बाइंड करता है और यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बनाता है। लेकिन वहीं टिश्यू की बात कर ले तो उसी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाउंड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसकी ब्रेकडाउन होती है और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं। तो टिश्यू पे ये देखने को मिलता है, इसके दोनों के बीच में ब्रेकडाउन होती है और यहाँ पे दोनों का फॉर्मेशन होता है एल्विलाई में। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड करता है विद द हीम पार्ट, मतलब हीमोग्लोबिन का दो पार्ट है, एक हीम पार्ट है दूसरा ग्लोबिन पार्ट है। तो जो हीम पार्ट होता है उसके साथ ऑक्सीजन क्या होता है बाइंड करता है और हर एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइंड करता है 4 O2 मॉलिक्यूल्स, मतलब हर एक O2 मॉलिक्यूल्स जो होता है उससे जाकर के क्या बाइंड करता है दैट इज हीमोग्लोबिन बाइंड करता है। यानी कि 4 O2 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल यानी कि 2 एटम्स, तो 4 O2 मॉलिक्यूल्स है इसका मतलब है 8 ऑक्सीजन एटम्स है और हर एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 Fe+2 यानी कि आयरन का जो कंपाउंड है वो कंटेन करता है। तो एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो कंटेन करेगा 4 Fe+2, 4 आयरन जो है ये कंपाउंड कंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स की। तो यहाँ पे हमारा 100 मान लेते हैं हमारे पास 100 ml ब्लड है, तो हमारा 100 ml ब्लड जो होता है उसमें 12 से 16 ग्राम जो होता है हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होता है। अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लेके चले तो 15 ग्राम जो होता है 15 ग्राम ये हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारे 100 ml ब्लड में। ये हम नॉर्मली ऐसे लेके चल रहे हैं, 12 से 16 ग्राम के बीच में प्रेजेंट होता है एवरेज। इसके बाद हम बात कर ले तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैरी करता है 1.34 ml ऑक्सीजन, मतलब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की बात कर ले तो वो उसके पास प्रेजेंट होता है 1.34 ml जो होता है ऑक्सीजन वो कैरी करेगा। वही अगर 100 ml की हम बात कर ले ब्लड की तो 100 ml ब्लड जो है वो कंटेन करेगा 15, यानी कि जो हमारा एवरेज हमारा है अप्रॉक्स की बात कर ले 15 ग्राम हमारा दैट इज दी हीमोग्लोबिन और हमारा कितना है दैट इज 1.34 ml ऑक्सीजन कितना कैरी करता है, तो लगभग 20 ml ऑक्सीजन वो कैरी करेगा हमारा 100 ml ब्लड, मतलब ठीक है 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी करेगा और 100 ml ब्लड जो है वो हमारा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 20 अप्रॉक्स में ही ले चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 15 ग्राम जो है इसको हम अप्रॉक्स में लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 ml जो है ऑक्सीजन कैरी करेगा। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो है उसमें 100 ml ब्लड जो है वो कैरी करता है 20 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। लेकिन जो पॉइंट हमें अच्छे से याद रखना है वो ये है कि इसमें से 20 ml तो ठीक है हमारे पास 20 ml ऑक्सीजन ये कैरी करता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ml जो होता है यही डिलीवर होता है टिश्यू का एक नॉर्मल कंडीशन में। और अगर स्ट्रेनस एक्सरसाइज की बात कर ले तो ये जो ब्लड जो होता है कैन डिलीवर अप टू 15 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, मतलब पहले तो 5 ml ही डिलीवर कर रहा है, लेकिन अगर हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं काफ़ी हार्ड एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं तो उस दौरान जो होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर होता है 15 ml हमारे टिश्यूज की, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है वहाँ पे तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ज़्यादा पहुँचता है हमारे टिश्यू तक ड्यूरिंग एन स्ट्रेनस एक्सरसाइज। इसके बाद हम बात कर ले दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें अगर हम बात कर ले टिश्यू की तो टिश्यू जो होता है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की कितनी है 40 है और कार्बन डाइऑक्साइड की 45 है। इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड में से 7% जो होता है वो डिजोल्व हो जाएगा प्लाज्मा में, जो कि इस ब्लड के बाहर आरबीसी के बाहर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा वाला स्पेस फ्री स्पेस, तो वहाँ से 7% जो होता है वो डिजोल्व हो जाएगा। उसमें बचा 93%, इस 93% जो है इसका 23% जो होता है वो कंबाइन कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाएगा कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन, और बचा 70% जो होता है वो कंबाइन कर जाता है वाटर के साथ। तो CO2 जो है 70% वो मतलब कंबाइन करता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इसके साथ प्रेजेंट होगा और इसके साथ कंबाइन करके ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड यानी कि H2
CO3। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड बचा हुआ है उसका। ठीक है, तो CO2 जो है ये वाटर के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इंजाइम में, मतलब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इस दौरान ये H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक एसिड, और फिर से कार्बोनिक एसिड जो है, मतलब सॉरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है, इसके प्रेजेंस में वापस ये ब्रेक डाउन होता है H+ और बाइकार्बोनेट में। HCO3- को हम क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट। अब ये जो HCO3- है यानी कि बाइकार्बोनेट है, ये मूव होता है टू द प्लाज्मा फ्रॉम द RBC एंड क्लोराइड आयन इंटर करता है हमारे RBC में। मतलब जो बाइकार्बोनेट हमारा है वो मूव करेगा प्लाज्मा में, जो बाहर का स्पेस था हमारा RBC के बाहर का स्पेस, वहां पे बाइकार्बोनेट जाएगा, और जो हमारा प्लाज्मा के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है वो अंदर आता है, RBC के अंदर आता है। ये हमारा RBC के अंदर बना है, यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट हमारा RBC के अंदर बना है इसकी ब्रेकडाउन से। तो ये वाला बाहर जाएगा और क्लोराइड अंदर आता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर्स फेनोमेनन। तो ये थी हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 की बातें। इसके बाद जो है और कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 के ही, जिसमें कि टिश्यू लेवल पे या एल्विलाई के लेवल पे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम जो है पॉइंट्स में उसको भी कवर करेंगे। तो आने वाली जो लेक्चर्स है उसके दौरान हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, क्योंकि बहुत ही कम टॉपिक जो है हमारा बचा हुआ है। ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स हो गए हैं इसके ऊपर, तो आप उसको जाकर के पहले फिनिश करिए, फिर आज वाले लेक्चर्स को देखिए, और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसके दौरान ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द वो ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर। तो अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।